प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज का हमारा स्किल ब्लैक बोर्ड स्किल है, जिसको हिंदी में श्यामपट्ट कौशल कहते हैं। आज हम सभी मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। श्यामपट्ट कौशल माइक्रो टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट कौशल है और माइक्रो टीचिंग का ही नहीं बल्कि ये टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बिना ब्लैक बोर्ड के या बिना बेहतर ब्लैक बोर्ड के यूज़ के आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, जब तक ब्लैक बोर्ड का आप प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट्स का अटेंशन आपके प्रति, आपके लेक्चर के प्रति नहीं होगा। दूसरी चीज़, यदि आप ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसकी बहुत संभावना रहती है कि आप अपने टॉपिक से भटक सकते हैं। तो टीचर को अपने टॉपिक पर वापस रीडायरेक्शन देने के लिए भी ब्लैक बोर्ड का उपयोग होता है तथा विद्यार्थियों का टीचर के प्रति, टॉपिक के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनके अंदर अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, उन्हें अटेंशन में लाने के लिए भी ब्लैक बोर्ड का उपयोग टीचर को करना चाहिए। यदि एक टीचर ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर उपयोग करता है तो ये माना जा सकता है कि उसका शिक्षण प्रभावशाली रहा होगा और विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को आवश्यक तौर पर याद किया होगा, सीखा होगा, जाना होगा और समझा होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि श्यामपट्ट कौशल के लिए प्रमुख चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो श्यामपट्ट कौशल के लिए महत्वपूर्ण कुछ घटक हैं जिनकी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। पहला इसमें है पॉइंट सिस्टमैटिक ब्लैक बोर्ड। सिस्टमैटिक ब्लैक बोर्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि एक शिक्षक को चाहिए कि वो श्यामपट्ट को प्रॉपर प्लेस पर सेट करे और जहाँ पर जो चीज़ लिखी जानी चाहिए, जैसे डेट, विषय, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, सेक्शन, ड्यूरेशन, पीरियड, उनको प्रॉपर स्थान पर लिखे। उसके उपरांत जब आप टॉपिक लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो वो टॉपिक स्टूडेंट्स रीड करने के बाद में, देखने के बाद, पढ़ने के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि नहीं, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे या इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो फिर स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि आज किस टॉपिक पर चर्चा की जाएगी, हमें क्या पढ़ाया जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है क्लैरिटी ऑफ टेक्स्ट एंड राइटिंग। शब्दों और लेखन में स्पष्टता बड़ी चीज़ है ये। आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो लिख रहे हैं, क्या आपका लिखा हुआ स्पष्ट है, विजिबिलिटी उसमें है, क्या आपने जो लिखा है वो क्लास में बैठे हुए मैक्सिमम बच्चे उसको देख पा रहे हैं, उसको पढ़ पा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने जो लिखा है ब्लैक बोर्ड पर उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। इसलिए टीचर को चाहिए कि यदि आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं तो लिखने के बाद में आप एक बार हल्की सी नज़र उस पर ज़रूर डाल लें कि जो आपने लिखा है वास्तव में आप वही लिखना चाहते थे और जो लिखा है क्या वो सही है या नहीं। इसके बाद अगला कंपोनेंट आता है राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा में लिखना। सीधी रेखा में लिखने का क्या मतलब होता है? सीधी रेखा में लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम आरंभिक तौर पर लिखते हैं तो हमको ठीक ढंग से ब्लैक बोर्ड पर खड़ा नहीं होना आता। ब्लैक बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस ना होने के कारण जब भी हम लिखते हैं तो या तो हम लिखना जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से ऊपर की तरफ हमारी लाइन जाना शुरू हो जाती है या नीचे की तरफ लाइन जाना शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम सभी टीचर्स को चाहिए कि हम बेहतर ढंग से ब्लैक बोर्ड की प्रैक्टिस करें, ब्लैक बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस करें और सीधी लेखा में सुडौल अक्षरों में लिखना शुरू करें। यदि हम अच्छे अभ्यास के साथ, ज़्यादा अभ्यास के साथ और आत्मविश्वास को डेवलप करते हुए ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके द्वारा लिखा गया स्टेटमेंट
सीधी रेखा में होगा। अगला आता है समानता एवं दृश्यता, यूनिफॉर्मिटी एंड विजिबिलिटी। जैसा मैंने अभी कहा कि आपने जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो इतना बड़ा लिखा होना चाहिए कि जिसको क्लास के 3 से 5 बेंच तक के बच्चे आसानी से पढ़ सकें। हाँ, यदि कोई छात्र ऐसा है कि जिसका आई वीक है, आईज वीक है, उसका आई साइट वीक है, तो उसको आप ऐसी स्थिति में, अगर वो पीछे की बेंचेस पे बैठा हुआ है तो आप कृपया करके उसको आगे की एक बेंच दें, जिससे आसानी से वो आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ सके। साथ ही जिन स्टूडेंट्स की आई साइट नॉर्मल है, ऐसे विद्यार्थी 3 से 5 बेंच पर अगर बैठते हैं, 3 से 5वें बेंच का जो नंबर है उस पर बैठते हैं रो में, तो उन बच्चों को आसानी से आपके ब्लैक बोर्ड का लिखा हुआ दिखना चाहिए, इतना बड़ा आपको लिखना है। दूसरी चीज़ समानता। समानता का मतलब ये है कि जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वो उन सभी अक्षरों का साइज़, उन शब्दों का साइज़ एक समान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक शब्द बहुत बड़ा लिख रखा है और दूसरा शब्द बहुत छोटा लिख रखा है। साथ ही एक और चीज़ कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले तो उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखिए उसके साथ साथ उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से भी जो वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए। इससे क्या है कि स्टूडेंट्स की समझ में आ जाएगा कि जिनको अंडरलाइन किया गया है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो फैक्चुअल डेटा है, वो हमें लर्न करना ही चाहिए। इसके बाद आता है मुख्य बिंदुओं का रेखांकन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी आप लिखते हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर दें, जिससे बच्चे आसानी से उनको समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे और उनको याद रखने में उन्हें मदद मिलेगी। अगला पॉइंट आता है पर्याप्त अंतराल। पर्याप्त अंतराल का यहाँ पर मतलब ये होता है कि दो शब्दों के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक शब्द लिखा हो और दूसरा शब्द उसी से बिल्कुल सटा कर लिख दिया, तो बच्चा पढ़ने में कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उसको कि ये पहला शब्द कहाँ समाप्त हो रहा है और दूसरा वर्ड शब्द या वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप दो शब्दों के बीच में पर्याप्त गैप रखें। जैसा कहा भी जाता है कि अक्षर घने बीघरी पात, मतलब जब आप शब्द लिखें तो शब्द में जो अक्षर लिख रहे हैं, लेटर्स हैं, उनको पास पास लिखें, लेकिन जब एक शब्द कंप्लीट हो जाए तो दूसरा शब्द लिखने पर आप थोड़ा सा उसमें गैप दें, जिससे एक एक शब्द स्पष्ट रूप से पढ़ने में और समझने में आ सके। इसके बाद एक और पॉइंट आता है रंगीन चौक का प्रयोग, यूज ऑफ कलर्ड चौक। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए भी है कि यदि आप विज्ञान, भूगोल जैसे विषय पढ़ा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि अगर आप पौधे दिखाना चाह रहे हैं डायग्राम के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर, तो आपके पास ग्रीन चौक होना चाहिए। अगर आप फूल दिखाना चाह रहे हैं तो आपके पास येलो चौक होना चाहिए या येलो पेन होना चाहिए या येलो मार्कर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब कलरफुल आपके द्वारा डायग्राम्स, कलरफुल आपकी राइटिंग्स होगी तो वह स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड की तरफ आकर्षित करेगी। इससे स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आपकी टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी। अगला पॉइंट आता है स्वच्छता एवं संक्षिप्तता। ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय स्वच्छता का तो हमें ध्यान रखना ही है। हम बहुत रफ वर्क ना करें ब्लैक बोर्ड पर, बार बार उसके किसी भी शब्द को काटें पीटें ना, जो लिखें साफ सुथरा लिखें। और उसके साथ साथ संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का यह मतलब ये है कि हम ब्लैक बोर्ड पर कोई कहानी ना लिखें, हम ब्लैक बोर्ड पर केवल इम्पॉर्टेंट और वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लिखें। कई बार ऐसा भी होता है, जो प्रोफेशनल क्लासेज होती हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो ब्लैक बोर्ड को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। उनका पहला भाग होता है हेडिंग्स, दूसरा भाग होता है एक्सप्लेनेशन जिसको रफ वर्क कहते हैं, और तीसरा होता है कंक्लूजन। इसी तरीके से आप भी अपने अगर चाहें बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप भी चाहें तो ब्लैक बोर्ड को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट आता है पॉइंट सही मुद्रा। अगर ब्लैक बोर्ड पर आपकी लाइन टेढ़ी जा रही है, आपका राइटिंग अच्छा नहीं है,
तो इससे ये पता चलता है कि आपका ब्लैक बोर्ड पर खड़े होने का जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है। ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट्स दोनों के बीच में आपको ये देखना है कि आपकी पोजीशन कैसी है। कभी भी आप स्टूडेंट्स के साथ पीठ न दिखाएं, क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट को पीठ दिखाई तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास अनडिसिप्लिन होना निश्चित है। इसलिए जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बॉडी का जो पोस्चर है वो 45 डिग्री एंगल पर इस ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव करे। और जब ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद में आप बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, तो उस समय ब्लैक बोर्ड से आपका जो पैरेलल खड़े हुए हैं आप ब्लैक बोर्ड के, उसके बाद में स्टूडेंट्स की तरफ आपका 45 डिग्री एंगल पर मूवमेंट हो। इससे क्या होगा कि ईजिली आप स्टूडेंट्स को असिस कर पाएंगे, स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर पाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर आप प्रॉपर ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ कर पाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपकी टीचिंग प्रभावशाली रही। मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड स्किल का एक मॉड्यूल आपके सामने ला रहा हूँ। इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक एंट्रीज़ के बाद में नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उन्हीं को केवल यहाँ पर दिया है, पूरी कहानी नहीं लिखी है। जब आप ऐसा करके लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छा है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर क्लैरिटी भी है और क्लीननेस भी है, ये साफ सुथरा लिखा हुआ है। इसके बाद आता है मूल्यांकन। माइक्रो टीचिंग में मूल्यांकन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम फीडबैक के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपके द्वारा जो उपयोग किए गए कंपोनेंट्स हैं उनको मैंने दर्शाया है। उसके आगे रेटिंग दी गई है, निम्न, औसत से कम, औसत, अच्छा, बहुत अच्छा और उसके बाद श्रेष्ठ। आपने किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है, किस तरीके से ब्लैक बोर्ड का आपने यूज़ किया है, उसके आधार पर आपके क्लास टीचर्स, आपके क्लासमेट स्टूडेंट्स, आपके सुपरवाइज़र आपका मूल्यांकन करेंगे और आपको रेटिंग प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।